हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो इसमें आपके एक एमसीक्यू आएगा। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, है ना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, है ना। ग्लोबल वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है? लोकलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन। तो जैसा आप सभी जानते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है ना, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड में होने वाले ट्रेड को कौन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है ना। तो कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाई आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, WTO ना। फुल फॉर्म भी आप इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में कौन सी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाली कंट्री आपकी इंग्लैंड थी। ठीक है। व्हेन डिड द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप द एटॉमिक बम ऑन जापान, है ना। जापान पर यूनाइटेड स्टेट ने एटॉमिक बम कब ड्रॉप किया था, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 में ख़त्म ही इसीलिए हुआ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर एटम बम गिराया था। तो 1945 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ट्रीटी एंडेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन सी ट्रीटी से एंड हुआ था, है ना। तो आप सभी जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज हुई थी, है ना, वर्साई की जो संधि हुई थी उससे। और ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज कब हुई थी? 1946, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ सिल्क रोड। जो सिल्क रोड बनाया था उसका मेन पर्पस क्या था? तो मेन पर्पस कॉमर्शियल ट्रेड करना था, है ना। सिल्क रोड के रास्ते ट्रेडिंग होती थी। तो व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी अमेरिका में, USA में, उसका मेन पर्पस क्या था? तो मेन पर्पस इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, है ना। इसके लिए हमने दो संस्थाएं बनाई थी, वर्ल्ड बैंक और IMF। दोनों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज नियो कॉलोनाइजेशन मीन। नियो कॉलोनाइजेशन क्या होता है ना। तो नियो कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक और कल्चरल कंट्रोल, है ना। कि आपकी एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में आपने कल्चरल और इकोनॉमिक कंट्रोल भी कर रखा है, तो वो आपका नियो कॉलोनाइजेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान जो लाया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, है ना। इकोनॉमी को फिर से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना मार्शल प्लान कहलाता है ना। अगला देखिए, व्हाट डज लिबरलाइजेशन मीन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो लिबरलाइजेशन मतलब आप जो ट्रेड कर रहे, ट्रेड में जो टैक्स ज़्यादा लगता है उस टैक्स को क्या करना है? कम करना है ना। और टैक्स को कम करना मतलब रिलैक्सेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। आपकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी कंट्री की, उसको आप क्या कर रहे हो? थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहे हो ताकि ट्रेड बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश, है ना। वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है 1944 ब्रेटन वुड्स हुआ था। ब्रेटन वुड्स में हमने दो संस्थाएं बनाई थी, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक IMF। तो याद रखिएगा, दोनों ही कब बनी है आपकी? 1944 में बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा डेवलप हुआ था ना। तो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था कैपिटलिज्म, है ना, क्यों? पूंजीवाद डेवलप हुआ था। नेक्स्ट देखिए, विच ट्रीटी एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एंड हुआ था वो कौन सी ट्रीटी के साथ हुआ था, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था वो आपकी वीना ट्रीटी के, सॉरी ये वर्सलीज लिख लिया, वीना, ट्रीटी ऑफ वियना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश, है ना। यूनाइटेड नेशन को कब एस्टेब्लिश किया था, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। तो UN को 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मेन एलिमेंट क्या था, है ना। तो मेन कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और एनवायरमेंटल, सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज कॉलोनाइजेशन मीन। कॉलोनाइजेशन मीन क्या होता है? कॉलोनाइजेशन मतलब आप किसी भी कंट्री पे पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहे हो पूरा का पूरा, तो वो आपकी कॉलोनी है ना। तो पॉलिटिकल कंट्रोल ऑन अ कंट्री। विच सेक्टर चेंज द मोस्ट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में चेंजेस आया, है ना। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ आएगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या बना था?
मशीनें ज़्यादा बनी थी, नई टेक्नोलॉजी आई थी। टेक्नोलॉजी मशीनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग में होता है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आए थे। विच इंस्टीट्यूशन वर एस्टेब्लिश इन द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, हमने आगे से ही देखा है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 2 इंस्टीट्यूशन बने थे, एक तो आपका वर्ल्ड बैंक बना था, एक आपका IMF बना था, है ना। तो ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड ग्रुप डेवलप इन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की जो ट्रेड ग्रुप था वो कैसे बने, कैसे डेवलप हुए थे? तो इंटरनेशनल ट्रेड ग्रुप बनने लगे थे ना। अब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशन थे वो मजबूत हुए और इससे एक इंटरनेशनल क्या बना है? ग्रुप बना है। व्हाट डज GATT स्टैंड, है ना। GATT किसके लिए बनाया था? तो GATT था आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जो ट्रेड एंड टैरिफ ज़्यादा लिया जाता था उसे कम कर दिया, इसलिए जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 21 है आपका कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो किया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और याद रखें एग्रीकल्चर में भी वीट और राइस 2 का ज़्यादा, है ना, ये याद रखें। व्हेन डिड द ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट। जो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1929 में स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है व्हाट वर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर टेकन फ्रॉम इंडिया कॉल, है ना। इंडिया से जो कॉन्ट्रैक्ट करके लेबर ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते थे? तो वो गिरमिटिया कहलाते थे, है ना। नेक्स्ट है इन विच कॉन्टिनेंट डिड द डिजीज रिंडरपेस्ट स्प्रेड, है ना। रिंडरपेस्ट जो एक एनिमल डिजीज़ थी वो कहाँ पर? तो वो देखिए रिंडरपेस्ट का उद्भव तो कहाँ से हो? अफ्रीका में, लेकिन वो फैली कहाँ थी? यूरोप में, याद रखिएगा आप। फिर आपके आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, है ना। इसमें से एक आपका वेरी शॉर्ट आंसर भी आएगा, तो वेरी शॉर्ट भी देख लेते हैं कौन कौन से बन सकते हैं ना। तो व्हाट वाज द रूट कनेक्टिंग एशिया टू यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका और एशिया टू यूरोप जाने वाला रूट कौन सा था? सिल्क रूट था। व्हाट वाज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन, है ना। जो स्पेनिश कॉन्कर थे उनके पास सबसे 16वीं सेंचुरी में मोस्ट इफेक्टिव वेपन कौन सा था? तो स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स फैला देते थे और आसानी से उस कंट्री पर वो कब्जा कर लेते थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द डेडलिस्ट डिजीज़ इन नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन के पास डेडलिस्ट डिजीज़ कौन सी थी? तो वो स्मॉल पॉक्स ही थी, है ना। व्हाट डिजीज़ स्प्रेड अमॉन्ग कैटल इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो कैटल्स में 1819 में जो डिजीज़ स्प्रेड हुई थी वो कौन सी थी? तो वो रिंडरपेस्ट थी। बाद में ये यूरोप में भी स्प्रेड हुई थी, ये याद रखना आपको। व्हाट वर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड इम्पोर्ट इन ब्रिटेन कॉल, है ना। ब्रिटेन पे जो फूड इम्पोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग मैन इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप में जो वर्किंग करने वाले मैन थे उनमें शॉर्टेज हो गई थी। क्यों हो गई थी? मॉर्टेलिटी रेट के कारण, ना। ज़्यादातर बच्चे मर रहे थे, इसलिए जो संख्या थी वो कम हो गई थी। हु डिस्कवर अमेरिका। अमेरिका को डिस्कवर किया था कोलंबस ने, ना। और एशियन इंडियन रूट को डेवलप किया था वास्को डी गामा ने, याद रखना, है ना, वास्को डी गामा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर द लेबर फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन 19वीं सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी में इंडिया से जो ब्रिटेन लेबर लाए जाते थे उन्हें गिरमिटिया कहते थे। व्हाट वाज द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्टेड इन 1929। 1929 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्टेड हुआ उसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, ना, ये याद रखिएगा। विच 2 इंस्टीट्यूशन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में 2 बने, IMF, वर्ल्ड बैंक, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द मीटिंग ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन टू पार्टीशन अफ्रीका, है ना। जो यूरोपियन कॉलोनाइजीज थी सारे के सारे कॉलोनाइजेशन इकट्ठा हुई थी अफ्रीका के पार्टिसिपेशन करने के लिए। कहाँ इकट्ठा हुई थी? बर्लिन में इकट्ठा हुई थी, है ना। व्हाट वर द कैनाल कॉलोनीज। कैनाल कॉलोनीज क्या होता है? जो नहरों के किनारे बसे होते हैं उसे कैनाल कॉलोनीज कहते हैं, ना, इंडिया में। अगला है व्हाट आर द 3 फ्लो इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में 3 फ्लो कौन कौन से होते हैं? तो ट्रेड, लेबर और कैपिटल, 3 फ्लो होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, 14 नंबर है, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर पीपल फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन द 19वीं सेंचुरी, है ना। तो 19वीं सेंचुरी में यूरोप से अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए सबसे बेटर रीज़न कौन सा था? तो रीज़न था रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, है ना। यूरोप में लोगों के बीच रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, इसलिए यूरोप को छोड़ के वो कहाँ जाने लगे? अमेरिका जाने लगे, है ना।
व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ G77 है ना, G77 क्यों बनाया था, तो G77 को हम नियो भी कहते हैं ना, याद रखिएगा। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था वो, है ना, कि इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसको एक नए ऑर्डर में वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए G77 का निर्माण हुआ था। ये देखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IMF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखिएगा, है ना, IMF, और एक आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड बैंक की तो आप सभी को याद है, ठीक है। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर में क्या बन सकता है, देखिए शॉर्ट आंसर पहला है कि व्हाट वाज द सिल्क रूट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, है ना। सिल्क रूट क्या था, है ना, तो सिल्क रूट आप सभी को पता है, जो एशिया को किससे, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ता था, और इस रूट के रास्ते चाइनीज सिल्क, स्पाइसेज, है ना, प्रोक्लीन, गोल्ड, सिल्वर, सबका क्या होता था, ट्रेड होता था। और इसी सिल्क रूट के रास्ते बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का भी क्या हुआ है, प्रचार हुआ है ना, एक्सचेंज हुआ है ज़्यादातर। व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स क्यों बनाया था, तो ब्रेटन वुड्स का मेन पर्पज़ था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, है ना, मोस्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसलिए इनको जुलाई 1944 में बनाया। इसमें 2 बने थे, IMF और वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखिए, मेंशन 2 फैक्टर ऑफ प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन, कैसे, कौन से 2 फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हुआ, है ना, तो पहला तो है टेक्निकल एडवांटेज, है ना, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सभी को टेक्नोलॉजी में एडवांटेज मिलने लगा है ना। दूसरा है ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो, है ना, ज़्यादा ट्रेड होने लगा जिससे कैपिटल इधर उधर, कैपिटल का फ्लो बढ़ता गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द ओपियम वॉर, इम्पैक्ट इज ऑन चाइना, है ना, चाइना पे इसका क्या इम्पैक्ट था, है ना, तो ओपियम वॉर क्या था, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था ये, और इलीगल ओपियम का क्या करते थे, ट्रेड, अफीम का ट्रेड करते थे चाइना में, है ना, तो इससे चाइना पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, चाइना में जितने भी लोगों की हेल्थ थी, पीपल हेल्थ, वो क्या हुई, डिक्रीज हुई थी, है ना, और चाइना को हैवी क्या पड़ना पड़ा था ब्रिटेन के ऊपर, फॉरेन ट्रेड, पैसा बढ़ाना पड़ा था, है ना। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अफेक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसने वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट डाला, है ना, तो इंक्रीज द प्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ा, है ना, क्योंकि मशीनाइजेशन हो गया था, टेक्नोलॉजी आ गई थी, और दूसरा ग्लोबल ट्रेड बढ़ा, है ना, पूरे विश्व में बहुत सारी कंट्री, यूरोपियन कंट्री है वो अदर कंट्री से क्या करने लगी, रॉ मटेरियल को लेके कॉलोनीज पे डिपेंड होने लगी थी। ये राइट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेव डिप्रेशन इन इंडियन इकोनॉमी, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में, उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, है ना, तो पहला तो ड्रॉप इन एग्रीकल्चर प्राइस, है ना, जो वीट की प्राइस थी वो 50% क्या हो गई थी, नीचे आ गई थी। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया था, बैन हो गया था, है ना, कोई कर ही नहीं रहा था क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं था। और क्राइसिस टू फार्मर, है ना, फार्मर ने जो लोन लेके जो एग्रीकल्चर किया था उससे उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और पैसा भी डूब गया था। नेक्स्ट देखिए, हु आर G77 कंट्रीज, है ना, व्हाट वर देयर डिमांड, G77 कंट्री कौन थी, तो G77 एक ग्रुप था जो डेवलपिंग कंट्री का था, है ना, और उनकी डिमांड थी कि हम एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाएंगे, नियो बनाएंगे, ठीक है। ये हाउ डिड टेक्नोलॉजी अफेक्ट फूड अवेलेबिलिटी, है ना, फूड अवेलेबिलिटी पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट था, है ना, तो गिव एग्जांपल, तो फूड अवेलेबिलिटी पे देखिए, रेलवे और शिप आ गए थे जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन था फूड का वो फास्ट होने लगा, और रेफ्रिजरेटर, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से रेफ्रिजरेशन आ गया था, है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब भी आप जाते तो फूड प्रोडक्ट आपके क्या रहते थे, सेफ रहते थे। ठीक है, मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ द अर्न ऑफ एंड ऑफ कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ जब एंड कर दिया तो उसका इम्पैक्ट क्या था, तो उसका इम्पैक्ट था ड्रॉप इन फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस क्या हुई थी, थोड़ी रेट डाउन हो गई थी, है ना, और प्लाइट ऑफ फार्मर, ना, फार्मर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, है ना, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे इंपोर्ट जितना भी था वो। देखिए 10th है आपका, हाउ डिड स्मॉल पैक्स हेल्प द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका में कॉलोनाइजेशन के लिए स्मॉल पॉक्स ने कैसे हेल्प किया था, है ना, तो स्मॉल पॉक्स एक ऐसी वेपन था, है ना, यूरोपियंस के लिए कहो या स्पेनिश लोगों के लिए कहो, है ना, ये वहाँ पे नेटिव अमेरिकन थे उनको दे दिया था, तो वहाँ लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई थी जिससे डिजीज़ बढ़ती रही थी, और इसी तरह यूरोपियन बहुत सारे कंट्री को क्या करते थे, कॉन्कर करते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट का क्या इम्पैक्ट था, ना, तो रिंडर पेस्ट 1819 में आया था। इस डिजीज़ से टोटल 90% जो कैटल थे अफ्रीका में वो मर गए थे, और जो लाइवहुड था पीपल का वो यूरोपियन कॉलोनाइजी में क्या हो गया था, कम हो गया था, है ना।
हाउ डिड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इफेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या इफेक्ट रहा था, है ना? तो रिड्यूस इन इम्पोर्ट क्या हो गया था हमारा, कम हो गया था। राइज ऑफ न्यू इंडस्ट्री, है ना, जब इम्पोर्ट इसमें कम हो गया तो हमारी स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री राइज होने लगी थी ना, तो ये अपना एक प्लस पॉइंट था। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज मीन बाई ट्रेड सरप्लस, है ना? ट्रेड सरप्लस क्या होता है ना, जो ट्रेड आपने किया है उसमें जो एक्स्ट्रा बच गया है ना, वो आपका सरप्लस है ना। तो व्हेन द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ कंट्री एक्सीड तो इम्पोर्ट वैल्यू, है ना। जैसे कि आपने एक्सपोर्ट किया 100 रुपीज़ का और इम्पोर्ट किया 50 रुपये का, तो 50 रुपये का आपका क्या है, ज़्यादा एक्सपोर्ट है, तो 50 रुपये आपका क्या है, सरप्लस है, ठीक है। वाई डिड मल्टी नेशनल कंपनीज ट्रांसफ़र प्रोडक्शन टू एशिया, है ना? मल्टी नेशनल जो कंपनीज थी वो अपना प्रोडक्शन एशिया में क्यों ट्रांसफ़र करना चाहती थी, है ना? क्योंकि एशिया में चीप लेबर था ना, लेबर कॉस्ट कम थी, लो कॉस्ट था, एक्सेस टू मार्केट अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, है ना। इसकी वजह से एशिया में सभी जने अपना जो एमएनसीज थे वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्कर। स्पेनिश कॉन्कर के पास स्मॉल पॉक्स जो था वो मोस्ट उनका क्या था, एक वेपन था, है ना, जिससे वो नेटिव अमेरिकन हो या कोई भी कंट्री उसको कॉन्कर कर लेते थे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं, याद करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं ना, एक एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट, है ना। तीनों अच्छे से याद करोगे आप तो +4 आपके निश्चित आने हैं। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।